बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, पिछले 3 लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए। उनके साथ हमने उनकी लिमिटेशंस भी डिस्कस की कि किस फार्मूला को कब यूज किया जाता है और कब यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पहले उन तीनों लेक्चर्स की डिस्कशन को समराइज करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इफ लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से कही जा रही है। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम और किस किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर एक लाइन एक्स वाई प्लेन के लिहाज से हॉरिजॉन्टल है तो क्या हम उसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हैं? द आंसर इज यस। यानी ये आपको कहा जाता है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। आपको यह भी कहा जा सकता है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। आपको स्लोप के रेफरेंस से अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? द आंसर इज 0। तो आपको यह भी कहा जा सकता है कि लाइन की स्लोप 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? द आंसर इज 0 डिग्रीज या रेडियन में 0। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट वे से हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्रीज, लाइन हुज स्लोप इज 0। अब स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें उसके किसी एक पॉइंट की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन में y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां मर्जी चले जाए y की वैल्यू फिक्स रहती है, x की वैल्यू बदलती रहती है। वो जो y की वैल्यू होगी उस पॉइंट के अंदर जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको आप यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इफ लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आप गिवन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को लेकर आएंगे यहां पर। नंबर 2, इफ लाइन विल बी वर्टिकल, इक्वेशन विल बी। पहले तो जरा ये भी रिकॉल कर लें कि वर्टिकल लाइन को और हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ लाइन इज वर्टिकल विद रेफरेंस टू एक्स वाई प्लेन। अब वर्टिकल लाइन कैसी लाइन होती है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के लिए। वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? द आंसर इज अनडिफाइंड। वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? द आंसर इज 90 डिग्रीज। सो डिफरेंट वे से वर्टिकल लाइन की बात की जा सकती है घुमा फिरा के। अब वर्टिकल लाइन की का भी आपको एक पॉइंट गिवन होगा जिसमें से वो लाइन पास कर रही होगी। आपने उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना है, क्योंकि वर्टिकल लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है जब आप दाएं या बाएं मूव करें। वर्टिकल लाइन में तो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। वाई की वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू तमाम पॉइंट्स के लिए फिक्स रहेगी। सो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी x is equal to constant. Number 3, if slope m and y intercept c will be, इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्मूला के लिए y इंटरसेप्ट को c से डिनोट किया जाता है। विल बी गिवन, यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो नाम रखा गया है ये बुनियादी तौर पर इस नाम से ही पता चल जाता है कि आपको क्या गिवन होगा, तो आपने इसको यूज करना है। आपको स्लोप गिवन हो, आपको इंटरसेप्ट गिवन हो, और इंटरसेप्ट का मतलब यहां पर y इंटरसेप्ट है। अगर ये दो चीजें गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये क्या है? y इज इक्वल टू
mx प्लस सी। स्लोप की वैल्यू और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, आपको उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये भी रिकॉल कर लेते हैं कि ये किन लाइंस के लिए इसे यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स हर उस लाइन के लिए इसे यूज किया जाएगा जिसकी स्लोप डिफाइन होगी और उसका y इंटरसेप्ट मौजूद होगा। अब स्लोप किस लाइन की अनडिफाइन होती है? द आंसर इज वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन होती है। स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन का ही y इंटरसेप्ट भी डिफाइन नहीं होता, क्योंकि xy प्लेन के रेफरेंस से अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी तो वो वर्टिकल लाइन एक y एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होगी। हां, यह हो सकता है कि अगर वो y एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो तब वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी, वो ओवरलैपिंग होगी, तब हम y की कोई एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। y इंटरसेप्ट बुनियादी तौर पर होता क्या है? y इंटरसेप्ट उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है कि जब लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अब वर्टिकल लाइन अगर y एक्सिस पर नहीं है तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, और अगर वो y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी तो वो ओवरलैपिंग लाइन बन जाएगी। हम कोई एक y की वैल्यू चूज नहीं कर सकते। वैसे भी वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन होगी, हम इस फार्मूला को यूज नहीं कर सकते। हम यह लिखेंगे नॉट फॉर वर्टिकल लाइंस। बढ़ते हैं नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, इफ a point and slope will be given, use पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपको एक पॉइंट और उसके साथ उस लाइन की स्लोप गिवन हो। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 उस गिवन पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं और m है स्लोप। अगेन इस फार्मूला को भी हम उस वक्त यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास स्लोप डिफाइन हो और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, यानी हम इसको अगेन वर्टिकल लाइन के लिए यूज नहीं कर सकते। नॉट फॉर वर्टिकल लाइंस। अब यहां पर एक ट्रिक भी आपको बता देता हूं कि जिस जिस फॉर्म में, जिस फार्मूला में स्लोप का तस्करा हो रहा है ना, वो वर्टिकल लाइंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्लोप हो जाएगी अनडिफाइंड वर्टिकल लाइन के लिए। नंबर 5। नंबर 5 स्टूडेंट्स, इफ टू पॉइंट्स ऑफ लाइन will be given, then use टू पॉइंट्स गिवन है तो टू पॉइंट फॉर्मूला, टू पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। यहां पर पहले y1 x1 था, अब आ गया y2 x2। एक और तब्दीली आप इनमें कर सकते हैं, आप इन दोनों की जगह बदल लें। y1 माइनस y2 अगर आप लिखेंगे तो फिर नीचे x1 माइनस x2 लिखना होगा। इसी तरह यहां पर भी आप ये तब्दीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टू पॉइंट फॉर्म की इस शक्ल को याद रखना मुश्किल है। हमने इसे आसान अंदाज में सीखा था कि इसे डिटर्मिनेंट की शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसे याद रखना भी बहुत आसान होगा। इट कैन बी रिटन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म एज x y1 x1 y1 1
x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। आपको यह भी याद होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात हमने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो आप इसे इस अंदाज में भी याद रख सकते हैं, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो गिवन होगा और x2 y2 दूसरे गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। स्टूडेंट्स इस 2 पॉइंट फॉर्म को आप किसी भी लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज वैलिड फॉर ऑल लाइंस। आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नंबर 6 की जानिब। इफ टू इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन will be given, use टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जो गिवन उसी से उसका नाम बन गया टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। a is x intercept and b is स्टूडेंट्स अब सवाल यह है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म कब यूज की जाएगी। स्टूडेंट्स इसके ऊपर 2 कंडीशंस हैं। पहली तो यह कि दोनों इंटरसेप्ट्स को डिफाइन होना चाहिए। अब वर्टिकल लाइन के लिए y इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होता और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए x इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होता, यानी किसी भी वर्टिकल लाइन के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स एक और मसला भी है। दूसरी सूरत यह है कि a और b की वैल्यूज यानी x और y इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। अब x और y इंटरसेप्ट्स जीरो कब होते हैं? जरा सोचे शाबाश जी। x और y इंटरसेप्ट जीरो हो जाते हैं जब लाइन ओरिजिन से पास करती है। यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म को वर्टिकल लाइंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, टू इंटरसेप्ट फॉर्म को हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म को उस वक्त यूज नहीं किया जा सकता जब लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो। तो इसकी लिमिटेशंस लिख लेते हैं। नॉट फॉर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी तो दोनों इंटरसेप्ट जीरो हो जाएंगे, तब हम इन्हें यूज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। जब लाइन वर्टिकल होगी तो y इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा, और जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका x इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। इसके अलावा बाकी तमाम लाइंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी तमाम लाइंस बचती कौन सी हैं? ऐसी स्लांट लाइंस जो ओरिजिन से पास ना कर रही हो। सिंपल। अब ये भी मैं लिख देता हूं, ओनली यूज फॉर स्लांट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर 7, if length of normal drawn from origin to line and
एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन normal and positive x-axis will be given use नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या थी? x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। p है इसमें लेंथ ऑफ नॉर्मल जो ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है लाइन की तरफ, और थीटा है उस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ये दो बातें अगर गिवन होंगी तो हम नॉर्मल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास नॉर्मल की लेंथ और नॉर्मल का एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा वो मौजूद होना चाहिए। अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, ये हमारे पास अगर एक्स वाई प्लेन है और ये स्ट्रेट लाइन है सपोज, जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, तो स्टूडेंट्स ओरिजिन से नॉर्मल जो ड्रॉ किया जाएगा, नॉर्मल लाइन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आप लेक्चर देखिएगा जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्म डिस्कस की। ये है हमारे पास एंगल थीटा और ये वैल्यू है पी। स्टूडेंट्स हमारे पास P की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल, और थीटा की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। अब जरा सोचें कि P और थीटा कब गड़बड़ करेंगे। द आंसर इज P की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी, चाहे वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो स्लांट हो। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर गई तो P की वैल्यू हो जाएगी 0। जब लेंथ ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा तो फिर नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन नहीं होगा। अब जब एंगल डिफाइन नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, हम उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। नॉट फॉर लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करी होगी, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो स्लांट हो, हम ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस के लिए इस फार्मूला को यूज नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम लाइंस, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या स्लांट हो, ओरिजिन से बस पास ना कर रही हो, आप उनके लिए इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक लेंथ ऑफ नॉर्मल और दूसरा उस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। नंबर 8, if inclination alpha and a point will be given, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्टूडेंट्स आपके लिए बेहतर यह है, अगर आपने इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की तो आप इंक्लिनेशन से बना लें स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर लें जो हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमसे कुछ और मांगा जा सकता है, और वो क्या मांगा जा सकता है, हमसे उस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मांगी जा सकती हैं। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम लिख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम किस तरह से लिख सकते हैं वो आपको फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं। राइट पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन एज फॉलोज, x इज इक्वल टू x1 प्लस r कोसाइन अल्फा और y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन अल्फा। अब x1 y1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और अल्फा है उस लाइन का इंक्लिनेशन। r के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि r जो है ये पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स हमारे जो दो बेसिक वेरिएबल्स हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, उन्हें इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल जब एक्सप्रेस किया जाए तो उस थर्ड वेरिएबल को, जो कि यहां पर r है,
ये वेरिएबल्स नहीं है, अल्फा तो गिवन होगा, x1 y1 की वैल्यूज तो गिवन होंगी, r की वैल्यू हम पैरामीटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास गिवन नहीं होगी। r की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। r है यहां पर पैरामीटर और r बेसिकली डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है बिटवीन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड गिवन पॉइंट। हियर r is parameter and is directed distance between given point and arbitrary point। गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y। स्टूडेंट्स ये भी आपको याद करवा दूं कि ये जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं ये हमने बेसिकली सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनाई थी। अब सिमेट्रिक फॉर्म भी इंक्लिनेशन और गिवन पॉइंट की सूरत में बनाई थी हमने, वो भी आपको याद करवा देता हूं। वो थी x माइनस x1 ओवर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। दिस वाज सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हमें पैरामीट्रिक फॉर्म की तरफ लीड करना है जिससे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसकी डिटेल में जाने के लिए आप पिछले लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने तमाम फॉर्म्स को अच्छी तरह से और उनकी लिमिटेशंस को डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की तरफ। Students, this is problem number 9 of exercise 4.3. Statement is write an equation of। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखें जो इस पॉइंट से गुजर रही हो। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जी हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आप मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा हर पॉइंट पर, लेकिन हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। सो y इज इक्वल टू c हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन की फॉर्म है। हम यह लिखेंगे एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल सो इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू c। अब ये y की वैल्यू c कहां से आएगी? स्टूडेंट्स ये आएगी गिवन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से। गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बुनियादी तौर पर y की वैल्यू होगी, यानी ये c की वैल्यू होगी। एज हम लिखेंगे एज लाइन इज पासिंग थ्रू 7, -9। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यही रहेगा। सो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू -9। आप इसे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर्स दुरुस्त हैं। स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इस गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर क्या कोई और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हमारे पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट के साथ और क्या कॉम्बिनेशन बनता है? पॉइंट के साथ अगर हमारे पास स्लोप मौजूद हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसकी स्लोप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0। आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा मैं आपको यहां पर, अगर आपको यह फॉर्मूला याद ना हो, आपके जहन में आ जाए पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, तो आप इस तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल सो m विल बी 0। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप यानी m 0 होगा। यूजिंग
पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहां पर x1 और y1 की जगह पर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स आप पुट कर दें। y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू m की जगह 0, x माइनस x1 की वैल्यू 7। अब ये सारा कुछ हो गया 0 इंटू एक्स माइनस 7 0 हो गया। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। आप देख रहे हैं कि ये वही आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक अप्रोच और ये दूसरी अप्रोच, दोनों आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज वर्टिकल एंड पासिंग थ्रू -5, 3। स्टूडेंट्स, अब जरा आप सोचें, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? वर्टिकल लाइन में y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पर चेंज होता है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर। एज लाइन इज वर्टिकल, सो इक्वेशन will be of the form x is equal to constant as line is passing through -5, 3। x की वैल्यू हम लेंगे उस गिवन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से। ये -5 इसमें x कोऑर्डिनेट है, तमाम पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है। -5, 3 से हम ले लेंगे -5। इक्वेशन विल बी x is equal to -5, that is to say x plus 5 is equal to 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स दूसरी कोई अप्रोच, शाबाश, हमारे पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट के साथ हम स्लोप मिला सकते हैं। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होगी? द आंसर इज अनडिफाइंड। वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है। हम यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आप m की जगह पर, यहां पर m की जगह पर अनडिफाइंड लिखकर इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। बाज टीचर्स और बाज की बुक्स इसको इस अंदाज में कर रही हैं कि m की जगह पर इंफिनिटी लिखकर इसे 1/0 बाद में लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब स्लोप डिफाइन होगी और वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन होती है। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। दिस इज सी पार्ट, द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट्स, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही हो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? द आंसर इज दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। स्टूडेंट्स, हम इसे ग्राफिकली विजुअलाइज कर लेते हैं, तब हमें समझ आएगा कि हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। एक रफ डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं इसे। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों क्वाड्रेंट्स को बाइसेक्ट कर रही हो, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही हो। ये स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि ऐसी लाइन ड्रॉ कर लूं फ्री हैंड डायग्राम बनाते हुए कि जो दोनों क्वाड्रेंट्स को बाइसेक्ट कर रही हो। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन आ गई और लाइन के बारे में हमेशा याद रखें कि ये नेवर एंडिंग होती है, दोनों साइड्स पर इसके एरो हेड आते हैं। स्टूडेंट्स, ये है लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। स्टूडेंट्स, इसको देखकर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो क्या है? ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉइंट आ गया। मजीद इंफॉर्मेशन, इस पॉइंट, इस लाइन का इंक्लिनेशन हमें मिल रहा है। इंक्लिनेशन क्या होता है? काउंटर क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल measured from positive x axis to line। स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट को
तो ये एंगल क्या होगा? ये टोटल एंगल होता है 90, तो ये एंगल होगा 45 डिग्रीज। सो हम इसके बारे में सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? रेफर टू रफ डायग्राम। अब ये रफ डायग्राम इसलिए है कि आप इसे प्रॉपर स्केल की मदद से और डी रख के 45 डिग्रीज, ये इतनी मेहनत नहीं कर रहे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कंसेप्ट और प्लान डेवलप करने के लिए इसे यूज किया है, इसलिए आपने इसे लिख दिया रफ डायग्राम, ताकि टीचर को, एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअली यूज कर रहे हैं। रेफर टू रफ डायग्राम। लाइन इज bisecting first and third quadrants. It is passing through origin 0, 0 and अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। आप जानते हैं कि हम इंक्लिनेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा 45 डिग्रीज, तो अल्फा की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। सो m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा होता है। इंक्लिनेशन का अगर हम टेंजेंट ले ले तो हमें स्लोप मिल जाती है, दैट इज 1। m की वैल्यू आ गई 1। अब स्टूडेंट स्लोप की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अब यूज कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट की, y माइनस 0, m की वैल्यू 1, x माइनस 0। x माइनस 0 इज x, y माइनस 0 इज y इज इक्वल टू x। आप इसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दोनों सूरतों में आप इसे आंसर लिख सकते हैं। आप इसे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स लाइन इज बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अगेन हम रफ डायग्राम बनाकर इसे समझते हैं। वैसे आप इस वीडियो को यहां पर रोक के इस प्रॉब्लम को अगर खुद सॉल्व करें तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खुद सॉल्व करें, और जो अच्छे नहीं हैं उन्हें अच्छे बनना है तो चाहिए कि ये खुद सॉल्व करें। स्टूडेंट्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को हमें बाइसेक्ट करना है। ये स्टूडेंट्स मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अब अगेन बाइसेक्शन की वजह से हमें पता चल गया कि ये लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है। अब इसका इंक्लिनेशन यहां पर क्या बन रहा है? शाबाश जी, इंक्लिनेशन यहां से यहां तक एंगल है 90, और इसके बाद ये क्वाड्रेंट बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल होगा यहां से यहां तक 45। 90 प्लस 45 इज 135 डिग्रीज। स्टूडेंट्स इसका इंक्लिनेशन आ गया 135 डिग्रीज। इंक्लिनेशन से आपको मिल जाएगी स्लोप। पॉइंट आपके पास 0,0 यानी ओरिजिन मौजूद है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए, बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इसी किस्म की लैंग्वेज यूज करते हुए आप इस लाइन की इक्वेशन खुद लिखिएगा। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम की बेस पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्रॉब्लम नंबर 10 भी खुद सॉल्व करें। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 10 डिस्कस करेंगे। बेहतर तो यह है कि आप उसे खुद पहले सॉल्व कर चुके हों, लेकिन मैं प्रॉब्लम नंबर 10 और उसके बाद कुछ मजीद प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।